अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, लाहौर मोटरवे ज़्यादती केस के बाद मुल्क में इस वक्त अदम तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा पैदा हो चुकी है। किसी का भी ताल्लुक अमीर तबके से हो या खा वो गरीब तबके से हो, दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां हमने बात की पहले कुछ प्रोग्राम्स में कि जो मुजरिम हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं लूप होल्स नजर आते हैं, ये भी इसकी एक वजह बन सकती है। तो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो बासर तबका है वो भी कहीं ना कहीं इन मुजरिमों के जमानत मिल जाने के जो भी तरीक़ाकार है उससे कहीं ना कहीं परेशान हाल दिखाई दे रहा है। अगर हम लाहौर मोटरवे ज़्यादती केस का ही हवाला देखें तो इसमें इस मुलजिम ने सिर्फ ज़्यादती नहीं की है, बल्कि बताया जा रहा है कि ये मुलजिम जो है वो पेशावर डकैत भी हैं। तो यहीं पर हम दोनों किस्म के जो जराइम हैं उनका अंदाजा कर सकते हैं कि इसमें बच्चों से हरासगी के मामलात भी शामिल हैं, इसमें खवातीन की ज़्यादती के मामलात भी शामिल हैं, इसमें चोरी और डकैती के मामलात भी शामिल हैं, यहाँ तक कि राहज़नी के वाक़यात भी शामिल हैं। तो क्या ये जराइम इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि ये मुलजिमान जो हैं वो बर वक्त कैफरे किरदार तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि इसी केस का एक मुलजिम ऐसा भी है जो कि अभी कुछ वक्त पहले ही ज़्यादती केस में ज़मानत पर रहा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस केस के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से, तो मोटरवे के हवाले से, पंजाब पुलिस के हवाले से, लाहौर पुलिस के हवाले से अब तक की जो कारकर्दगी रही है उस पर जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कैसा है? क्या हमारे तज्ज़ियाकार इस तमाम तर कार्रवाई से मुतमईन हैं? क्योंकि अगर वो मुतमईन है तो शायद ये बात का अंदाज़ा करना थोड़ा सा पॉसिबल हो सकेगा कि जो आम आवाम है अगर वो इस केस को उस निगाह से देख रही है तो वो उन किस हद तक मुतमईन पाए जा रहे हैं। फिर हम प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे जो कल से तालीमी दरसगाहों के हवाले से फैसला सामने आया है कि कल मुल्क भर में 7 माह के बाद, जी हाँ तकरीबन 7 माह के बाद तमाम तालीमी स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को खोलने का फैसला किया गया है। गो कि ये फैसला हमने देखा है कि 9वीं 10वीं के बच्चे जो हैं वो स्कूल जाना शुरू करेंगे और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जाना शुरू करेंगे। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से जिस चीज़ से हम डर रहे थे कि एक बहुत बड़ी तादाद में जब बच्चे घरों से बाहर निकलेंगे, असातिज़ा घरों से बाहर निकलेंगे, स्कूल में काम करने वाला अमला घरों से बाहर निकलेगा, तो क्या जो कोरोना का ग्राफ हमारे मुल्क में नीचे आया, क्या गवर्नमेंट जो है क्या मिलकर हम सब भी उसे नीचे लाने में, उस पर काबू पाने में कोई ना कोई कारगर साबित होगी? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर चुगताई साहब। NBC बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। जनरल साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर तज्ज़ियाकार अतर वक़ार अज़ीम साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। तज्ज़ियाकार जुनैरा अज़हर साहबा भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं। जुनैरा, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नज़ीला गारी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो सबसे पहले हम बात करें पाकिस्तान में तेजी से बढ़ते हुए जराइम के हवाले से, और अगर हम इसका हवाला दें माजी की निस्बत 2019 की निस्बत, तो एक जो रेशियो था उसकी निस्बत अगर आज पाकिस्तान में होने वाले केसेस को देखें तो जराइम की तादाद मजीद बढ़ती चली जा रही है, जिसमें खवातीन से ज्यादती, बच्चों से ज्यादती, खवातीन से हरासी के वाकयात में 360% इजाफा हुआ है। और ये जो जराइम है, ये इसके जो रेशियो है, इसके जो अदाद शुमार हैं वो हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये रिपोर्ट किए गए हैं कि 360% इन जराइम की जो तादाद है उसमें इजाफा हो रहा है। लेकिन एक तरफ मरवज्जे कवानीन पर बहस हो रही है तो दूसरी तरफ मुतल्लिका इदारों की हिकमत अमली पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। क्या ये इसलिए है कि हमारे मुआशरे में जराइम की बड़ी वजह सजा का खौफ ना होना है? नासिर चुगताई साहब, हमारे मुआशरे में जिस कदर तेजी से इन जराइम की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, क्या ये इसलिए है कि जुर्म करने वाले को मालूम होता है कि वो जुर्म करके चला जाएगा, लेकिन उसे कानून उस हवाले से सजा नहीं दे पाएगा जिस तरह से उसके जुर्म की सजा बनती है? जी बिल्कुल ठीक बात है ये कि जब ये एहसास हो जाए कि मैं कत्ल करूँगा और बरी हो जाऊँगा, मैं रेप करूँगा और मुझे खुली छुट्टी मिल जाएगी, मैं किसी को सरेआम फायरिंग करके भून दूँगा और मैं दियत देकर छूट जाऊँगा, सो कॉल्ड दियत, तो फिर ये ऐसी होता है। लेकिन मेरा ख्याल है ये एक वाहिद मामला नहीं है। पहले जुर्म को तलाश करें, जुर्म की वजह को तलाश करें, आपको सैकड़ों वजह मिल जाएंगी। ड्रग्स का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है, गुर्बत का मसला है, और ख़ानदानी तरबियत का मसला है, एजुकेशन का मसला है, बहुत से मसाइल हैं हमारे पास। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि इस ख़ास मसले में जो बकौल बुरा सईद के मोटरवे पर नहीं हुआ, मैं उनकी बात मान लेता हूँ, खला में हुआ, आसमान में हुआ, कहाँ हुआ ये,
तो उसको कैसे आप बढ़ से। हमारे साथ एक सूरत हाल ये है कि स्टेट फरीक बनते हुए डरती है। FIR पे मुद्दई को तलाश करती है, जाली मुद्दई पकड़ती है। इसी केस पे जाली मुद्दई पकड़ा हुआ है उसने, जिस पे FIR कटी हुई है। पत्नी कोर्ट में उसका क्या असर होगा FIR का। और उसके बाद ये कि जाली मुलजिम तलाश कर लेती है, भर्ती का काम करती है, और फिर कोर्ट में जाके वो मसला उल्टा हो जाता है और मुलजिम गिरबान खोल कर बाहर निकलता है और फिर जुर्म करता है। एक मसला ड्रग्स का भी है, जो कोर्ट में बाज़ औक़ात आता है कि ये नशे में था, फिर कहते हैं ये पागल था, तो बरी हो जाता है, उसको कम सज़ा मिल जाती है। मेरा ख्याल ये है कि ऐसे मुकदमात में जो गुनाहों मुकदमात हैं, स्टेट को भी फरीक बनना चाहिए, ताकि दियत का मसला भी ख़त्म हो जाए, पैसे लेके माफ़ करने का मसला भी ख़त्म हो जाए। सज़ाएँ संगीन होनी चाहिए, लेकिन संगीनी से मेरा मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि आप उसको सूली पे टांगने और फांसी दे के सड़क पे टांगने। मैं आइडियली जो यूरोप की सज़ाएँ हैं, 80 साल कैद और उम्र कैद और नो पैरोल, और उसके बाद रोज़ाना बताना कि आपने जुर्म क्या किया था, तो ज़िंदा दरगोर हो जाता है। उसको लम्हा लम्हा सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे शख्स को 20 सेकंड की फांसी इसके लिए सज़ा नहीं है। इसकी सज़ा संगीन होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि जो इबरतनाक हो। और इबरतनाक ये हो सकती है कि उसे खुद को एहसास हो कि उसने क्या किया है। तो मेरा ख्याल है जुर्म से बच निकलना कि जो हमारे यहाँ एक रिलीफ है हमारे साउथ एशिया में ख़ास तौर से, वो है जो जराइम में इजाफा भी करती है और मुजरिम की हौसला अफजाई करती है। इसी वजह से गुंडे, लफंगे, बदमाश, चोर हमारे मोहल्लों में आज़ाद घूमते रहते हैं, हमारी सड़कों पे आज़ाद घूमते रहते हैं, अस्मत दरी करते हैं, खुल के जंगलों में ले जाते हैं लोगों को। अच्छा, ये तो वो खातून जिसके पास टेलीफोन था, जो पास गाड़ी थी, जिसके पास नंबर था, उन औरतों का मैं क्या करूं जो गाँव देहात में रहती हैं और कुचली जाती हैं, मसली जाती हैं, उनकी कोई आवाज़ भी नहीं है। अतर साहब जी, मैं समझता हूँ कि वो आपने सवाल किया था कि लोगों को पता है कि हमें सज़ा नहीं मिलेगी। आई थिंक उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। हमारे ना प्रोसिक्यूशन सही होती है, ना इन्वेस्टिगेशन सही होती है। शरीफ आदमी तो थाने में जा ही नहीं सकता कि वो FIR रिपोर्ट कराए, या कोई भी शख्स अगर वहाँ चला जाए तो वो थाने से मुजरिम बनकर निकलता है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि जो हमारा जुडिशल सिस्टम है वो कैसे बेहतर होगा। इसमें बहुत टाइम लगेगा। आपको मोटी सी मिसाल दूँ, कोयटा में जो पुलिस सर्जन सब ने देखा कि गाड़ी कैसे उसके ऊपर चढ़ी, 20 गवाह लेके आ गई पुलिस कि जी इन लोगों तो देखा ही नहीं कि ये आदमी गाड़ी में बैठा था। मैं आपको अपनी ज़ाती मिसाल दूँ, मेरे घर से मेरी वाइफ की सारी ज्वेलरी चोरी हो गई, मेरे सर्वेंट ने की थी। मैंने 20 चक्कर कोर्ट के लगाए। फाइनली वो जज साहिबा ने मुझसे कहा कि आपने अपने घर में क्यों रखी हुई थी, आप कसूरवार हैं, और उन्होंने उसको, मेरे मुलाजिम को छोड़ दिया। तो हमारे यहाँ जो कल्चर है वो तो इस तरह का है। कोई शरीफ आदमी थाने नहीं जाएगा। यहाँ पे खुली आज़ादी है, आप जो मर्ज़ी करते रहें, आपकी अप्रोच होनी चाहिए, आपकी पहुँच होनी चाहिए, और आप पुलिस वालों को कुछ खिला पिला के और बरी हो जाएं, आज़ाद हो जाएं। तो हमें इस अपने सिस्टम पे देखना होगा। जब तक सिस्टम सही नहीं होगा ये चीज़ें रोज़ होती रहेंगी। आज ही के अखबार में है, कल ही अब देखें पंजाब में जो इशू इतना चल रहा है, आज के अखबार में है कि कल ही लाहौर में 10 केसेस हुए हैं बच्चों और औरतों के रेप के। तो इस माहौल के बाद, इस खौफनाक माहौल के बाद, जब सब एक्टिव है पंजाब गवर्नमेंट, फिर भी ये केसेस हो रहे हैं, तो इसका इलाज जो है वो ऐसे नहीं हो सकता जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं या हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं। जनरल साहब, जो आदाद शुमार अभी अतर साहब ने कोट किए, हम अगर उसी के हवाला लेकर आगे बात करें तो अभी तो पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस इतनी प्रोएक्टिव है तो ये कुछ हो रहा है। यही वजह है कि पहले इन लोगों को जुर्म की सजा नहीं मिलती, फिर आगे मजीद जुर्म करने का इरादा रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल वजूहात कुछ और भी हैं, लेकिन उनमें एक वजह, ये बहुत बड़ी वजह बिल्कुल मौजूद है। और अतर वकार साहब ने जो बातें की बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये गला सड़ा निज़ाम है। यहाँ पे आप वो किसी शक्ल में देख लें, अदालती निज़ाम हो या कानून का कुछ हो,
कानून की हुक्मरानी तो है नहीं। अब इन्हीं लोगों को देख लें, ये कोई पहला जुर्म नहीं था उनका, वो उन्होंने जुर्म किए लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ, वो उनको जमानतों पे जाते रहे, ये फारिग होकर फिर वारदातें करते रहे। बिल्कुल, यानी उनको ये यकीन था कि अगर दोबारा भी पकड़े जाएंगे तो फिर कोई जमानत हो जाएगी और हम निकल के बाद फिर यही काम करते रहे। यहाँ पे आप पिछले कुछ अर्से का देख लें, पुलिस के ऑफिसर्स को कई दफा बोखला ने मारा, उनकी यूनिफॉर्म फाड़ी हैं, कानून को हाथ में लिया कानून के रखवालों ने। जजों ने वकला को तहफ़्फ़ुज़ दिया, किसी को सजा नहीं। अस्पताल में पीछे लाहौर अटैक किया, मरीज मर गए बेचारे, तो जज जो है वो वकला को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। जज को गलत काम करें, करप्शन करें तो वकला आके उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। तो ये तो गला सड़ा आपका कानून का निज़ाम है यहाँ पे। फिर आप जुर्म का देख लें कि जो जुर्म जो है वो इस तरह जिस तरह इस दफा पब्लिक में एक बहुत ज्यादा गम गुस्सा और मीडिया ने बहुत ज्यादा इस पे हाइप क्रिएट की और सियासी पार्टियों ने भी खुल के सियासत की, तो ये तो एक मजबूरी लगता है कि शायद बन गई अब पुलिस के लिए या यहाँ के मुंतजमों के लिए कि इनको कुछ सजा दें। आम हालात में तो ये सैकड़ों केसेस, अभी वकार साहब जो लाहौर के केसेस की बात कर रहे हैं उनका चर्चा नहीं हुआ, वो दब जाएंगे यही कहीं। केस तो वो भी ऐसे ही हैं। बच्चों के साथ जो ज्यादती होती है वो कम घिनौनी नहीं है, बच्चे अक्सर कत्ल हो जाते हैं इस चीज, लेकिन ये होता रहता है इसी वजह से कि उनको पता है कि पकड़े गए तो जेल में जाएंगे, कुछ अरसे बाद बाहर आ जाएंगे, फिर यही काम करेंगे। तो ना तो कानून जो है वो रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून मौजूद भी हो तो उसको अप्लाई नहीं किया जाता। और बाकी आप देख लीजिए कि अदालती निज़ाम साल लोग अगर इसी तरह मुकदमे फिरते रहे तो बिलाखिर कहीं निकल जाएंगे, दरमियान में दुनिया भूल भाल जाती है। तो सजा का खौफ हकीकतन है नहीं, क्योंकि सजा मिलती नहीं। ये जो जैनब का भी केस हुआ था उसमें एक अनहोली हेस थी, उसको जल्दी से जल्दी लटका दिया, हालांकि वो पूरा एक गैंग था जो ये काम कर रहा था। कसूर के आप खबरें पढ़ते रहे, वो जो नेटवर्क पीछे है वो कितना मजबूत होगा जिसने इसको फांसी पे लटकवा दिया और बाकी सबको बचा के ले गए। उसमें कौन कौन शामिल होंगे आप सोचिए, अरबाब इख्तियार इस वजह से कि उनकी ख्वाहिशात और मर्जी के बगैर तो ये मामला होता ही। तो इस वजह से ये एक इतना घनौना सा इंतजाम और इतनी घनौनी सी सूरत हाल बन चुकी है जिसमें आपका निज़ाम अदल भी खराब हो चुका है, जिसमें तफ्तीशी निज़ाम भी गल सड़ गया है, तबाह हो चुका है, और ले दे के अवाम भी कुछ उस तरह बेहिस हो चुके हैं। आम हालात में अवाम भी नहीं उठते इन चीजों के लिए। बिल्कुल जनरल साहब, जैसे आपने अभी यहाँ पे अवाम की बात की, लगारी साहब से आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए पॉइंट लेती हूँ। लगारी साहब, जनरल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, मैं भी इस पॉइंट को ऐड करने वाली थी कि हमारी सोसाइटी में जिस तरह के वाकयात हो रहे हैं जिनसी हरासगी और ज्यादती के, अमूमन मोहल्लेदार या रिश्तेदार इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सुलह सफाई के साथ मामलात दब जाते हैं। इसमें अवाम का भी उतना ही रोल है। मेरे ख्याल में ये भी एक पस मंजर हो सकता है या इस बारे में भी बात की जा सकती है, लेकिन ये टोटल मामला ऐसा नहीं। बस दो चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाती हैं। एक तो ये है कि कानून जिस मुल्क में कानून का राज ना हो, अपराध का, अशखास का, सेलेक्टेड लोगों का, सिलेक्टिव लोगों का, और ऐसे लोगों का जिनका कोई हिसाब नहीं हो सकता, जब जिनके साथ कोई मुआवजा नहीं हो सकता, जिन पे कोई सवाल नहीं हो सकता, जब कानून दो दायरों में होगा, एक दायरा वो होगा जिसमें लोग पकड़े जा सकते हैं, जिसमें लोगों को जो है वो बनाया जा सकता है। ऐसे में अगर अगर जो है वो ऐसा कानून होगा जब लोगों को जो एक ऐसा कानून जिसमें लोगों को पकड़ा जा सकेगा, एक दूसरा कानून जिसमें पकड़ा नहीं जा सकेगा। जिसमें पकड़ा जा सकता है वहाँ पर FIR गलत होती है, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन गलत होती है, वहाँ पर प्रोसिक्यूशन गलत होती है, वहाँ पर ट्रायल गलत होता है, वहाँ शहादतें गलत होती हैं, वो सारा कुछ जो है गलत होता है। पाकिस्तान में आप केसेस की शरह देखें, 99% सूरत हाल यही होगी, कभी भी FIR ठीक तौर पर दर्ज नहीं होती है। एक और दूसरा ये है कि एक तबका ऐसा है अफराद का, अशखास का, शख्सियात का, मनसबदारों का, ओहदेदारों का, बड़े लोगों का, बड़े जाहो जलाल वाले लोगों का, जिनका कोई कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कानून उनकी लौंडी है, उनके गुलाम है,
कानून के इदारे भी उनके गुलाम हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है और वो बादशाह मुल्क हैं। आपने देख लिया किस तरह से एक सर्जेंट मारा गया और उसके बाद भाई अगर यही प्ली लेनी थी तो हमारा जब हम निकलते हैं तो मैं तो कई दफा मोटरवे पर जुर्माने भर चुका हूँ, वो तो यही कैमरे को ही एविडेंस मानते हैं और हमें जुर्माने लगा देते हैं। तो इसको एविडेंस एक जगह पर माना जाता है, एक जगह पर नहीं माना जाता है, उसका फायदा जो है वो दे दिया जाता है मुल्जिम को। अगर कोर्ट मैक्सिमम एक तो ये है कि कोर्ट फैसले में जरा अपने एहतराम को मलहूज़े खातिर रखें, अपने दायरा कार को मलहूज़े खातिर रखें, अपने अख्तियारात को मलहूज़े खातिर रखें और उसके अलावा जो अपराध हैं वो अगर ये देखें कि जनाब कानून रूल जो है कानून का है, अख्तियार जो है वो कानून ठीक है इक़्तिदार जो है वो मतलब ये केसेस जाते हैं अदालतों में, पुलिस अगर काम कर वहां पर पहुंचती है तो कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन का जो अमल है वो शायद इतना स्ट्रांग नहीं होता कि ये जो मुजरिमान हैं वो निकलकर दोबारा एक बार फिर से बाहर आ जाते हैं। ज़ुनैरा, आपका क्या पॉइंट है इस पर? क्योंकि सजा नहीं मिल रही, यही वजह है कि मुजरिमान बाहर खुलेआम फिर रहे हैं। सारे एस्टीम्ड पार्टिसिपेंट्स ने पॉइंट आउट किया है सिस्टम में फ्लॉज हैं और पुलिस में और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फ्लॉज हैं, एंड राइटली सो, ऐसा ही है। लेकिन जिस तेज़ी से जराइम बढ़ रहे होते हैं उसके पीछे एक बहुत लंबा पीरियड गुजरा होता है जिसमें वो बेक हुए होते हैं, जो उनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसमें क्योंकि उनको एड्रेस नहीं किया जाता तो वो लेवल आता है कि वो बफर जोन से निकल के बिल्कुल सरफेस लेवल पे इतने ब्रूटल शक्ल में सामने आते हैं कि आप इस तरह के वाक़यात आए रोज़ सुनना शुरू हो जाते हैं। ये वाक़या हुआ है, इट इज़ अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी तो है, बट क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन मीन्स कि आपका एक कलेक्टिव कॉन्शियस सोसाइटी का ये समझता है कि मर्द बरतर है। सीधी सी बात है, वो ताकतवर है, वो कुछ भी कर ले, ही कैन गेट अवे विद एनीथिंग, और औरत की इज्जत लुट भी जाए तो वो उसको बचाने के चक्कर में खामोश हो जाती है। 1% होती हैं जो रिपोर्ट होते हैं और उन केसेस में भी उसको जितनी शर्मनाक तफ्तीश का सामना करना पड़ता है वो एक अलहदा टॉर्चर होता है। सो मेरे ख्याल है इसको अलग कर लेना चाहिए, एक ये वाक़या जो हुआ और वैसे जनरली जो क्राइम्स हो रहे हैं, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयमेंट भी है, उसमें और किस्म की चीज़ें भी आ जाती हैं जिसका NBC ने जिक्र किया। प्रॉब्लम यह है कि इतना बड़ा वाक़या हुआ, क्या आज मुराद सईद का ये कहना ज़रूरी था कि ये मोटरवे पे नहीं हुआ? क्या आपके प्राइम मिनिस्टर ने उस पर कोई नोटिस लिया? क्या प्राइम मिनिस्टर के अपने घर की कोई बच्ची होती तो आज इस तरीके से सब कुछ हो रहा होता जो कुछ आप और मैं देख रहे हैं टीवी पे? क्या CCPO जिस तरीके से अदालत से माफ़ी मांग के निकले और बाहर निकल के हंस रहे थे, हैव यू सीन दैट फुटेज? इससे पता चलता है कि इस सोसाइटी का कलेक्टिव कॉन्शियस मुर्दा हो चुका है। ये लोग मुर्दा हो चुके हैं। इनको फ़र्क सिर्फ तब पड़ता है जब इनके अपने अज़ाइम पे, इनके अपने मकासद और एजेंडास पे हाथ पड़ता है, और इन्होंने हर चीज़ खरीदी हुई है। पुलिस इनके हाथ में है, कोर्ट्स इनके हाथ में है, खुद ये लोग सेफ हैं। जस्ट रिमेंबर शाहरुख जतोई किस तरह विक्ट्री का साइन बनाता हुआ जेल से बाहर आता था, हर पेशी पे दियत को किस तरह यूज़ किया जाता है, माफ़ी किस तरह ज़बरदस्ती ली जाती है। सो ओवरऑल इतना सप्रेशन है, इतना ऑपरेशन है हमारी सोसाइटी में कि जराइम नहीं बढ़ेंगे तो और क्या होगा, और हर एक के पास एक दलील है देने के लिए कि उसने ऐसा क्यों किया। एंड आई एम 100% श्योर ये जो लोग पकड़े गए हैं, दिस इज़ अ बिग कवर अप। इसमें पुलिस किसी तरह खुद इन्वॉल्व होगी, सारे नॉन रैकेटियर्स होते हैं और पुलिस को पता होता है कौन क्या कर रहा है, लेकिन कभी भी असल फेस सामने नहीं आता। इवन ज़ैनब बच्ची के केस में भी जिसको सज़ा हुई, मेरा कॉन्शियस और मेरा माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं करता कि वो सही आदमी पकड़ा गया था। अभी भी बहुत सारे सवालात हैं, चाहे मुजरिमान तख्तादार पर लटकाए जा चुके हों। जनरल साहब ने फरमाया कि पीछे एक पूरा गैंग होता है, सिर्फ एक मुजरिम तक नहीं पहुंच पाना होता, उसकी बाकी शाखें कहाँ हैं उसको भी देखना है। NBC ने पॉइंट रेज किया कि स्टेट का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी हो जाता है बहुत सारे केसेस में, बजाय इसके कि चलते फिरते राहगीर को उस केस के हवाले से मुद्दई बनाकर पेश कर दिया जाए। सिचुएशन आपके सामने है और इसी केस का हवाला लेकर मैं अगला सवाल भी पुट करूंगी कि जो CCPO के हवाले से भी ज़ुनैरा ने भी
गुफ्तगू की कि वो माफी मांग के निकलते हैं कमरा अदालत से, लेकिन उसके बाद वो बाहर जाकर जिस तरह से खुशगपियों में मसरूफ हो जाते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये जाहिर कर रही है कि शायद उन्हें उस तरह से नदामत नहीं थी। लेकिन अगर हम इस केस के प्रोसिक्यूशन पर बात करें, इन्वेस्टिगेशन पर बात करें, तो इस सिलसिले में जो मुलजिम है उसके अहले खाना को भी हिरासत में लिया गया और जो दीगर वाबस्ता अफराद थे, मोहल्ले से इन्वेस्टिगेशन या पूछताछ का अमल हो, या रिश्तेदारों से पूछताछ का अमल हो, एक नाम पर 5-5 सिमों का निकलना हो, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि इस केस में मददगार साबित हो रही हैं। लेकिन ये जिस तरह से डॉट टू डॉट कनेक्टिविटी हो रही है, क्या ये हमारे पैनलिस्ट को मुतमईन कर पा रही है? जनरल साहब, मोटरवे ज्यादती केस में आप समझते हैं पंजाब पुलिस की जो कारकर्दगी है वो तसल्ली बख्श है? देखिए, बिल्कुल तसल्ली बख्श तो नहीं, लेकिन लगता यह है कि शुरू में काफी भाग दौड़ और उजलत में इन्होंने काम किया है। शुकूक व शुबहात बहुत सारे हैं, ये तो चीजें वक्त के साथ वाज़ेह होंगी, और अगर कुछ दिनों में अवाम का दबाव कम हो जाता है और वो अर्जेंसी नहीं रहती, तो मुमकिन है कि ये काम जो है ये आगे उस तरह जिस तरह मुस्तैदी से अब लगता है कि बढ़ रहा है, शायद ना बढ़े दोबारा। तो पुलिस के मामलात में बहुत सारी ये गलतियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें ये करते हैं, शॉर्टकट्स वगैरह, जो बाद में आके कभी मुकदमा चलता है तो वो सामने आते हैं। और ये कभी भी तफ्तीश इनकी बहुत अच्छी नहीं हुई, उसमें नीयतें भी शामिल हैं। आप अभी वकार साहब ने अतर वकार साहब ने बात की थी कोयटा की, तो कोयटा में तो यही देखें, पुलिस का अपना आदमी मारा गया और उन्होंने खुद ही एविडेंस जो है वो नहीं दिया जो कि अदालत मानती, या अदालत और वो एक नेक्सस बन चुका था। मैं जो बात आप पीछे भी मैंने बात की, वो मेरा ख्याल है शायद उसको पूरा मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ बेहिसी की। अवाम का प्रेशर होना वो इतना जरूरी है, हुकूमतें हिल जाती हैं अगर अवाम जो है वो उठ खड़े हों और कहें कि नहीं जनाब, इंसाफ के बगैर हम नहीं खड़े होंगे। ना अदालत उसका सामना कर सकेगी, ना वकील, क्योंकि ये एक ऐसा नेक्सस है जो बिल आखिर वक्त के साथ साथ इस अदालती निज़ाम को तबाह कर गया। आप सोचिए, बेहिसी का आलम। कराची में हमारे एक मोहतरम जो हमारे सियासतदान हैं, उनके ऊपर एक काफी बड़ी रकम का एक इल्जाम था करप्शन का। वो ECL पे थे मुल्क से बाहर, जब वतन वापस आए तो सोने का ताज पहन के उनका जुलूस निकाला गया और लोग जुलूस में शामिल थे। ये मैंने तो कम से कम दुनिया पूरी में कभी ये नक्शा नहीं देखा कि किसी पे करप्शन का इल्जाम हो, गलत है या ठीक है, लेकिन उसका इस्तकबाल किया जाए इस तरह जैसे वो हज करके वापस आ रहा है। तो मेरे नुक्ता निगाह में सबसे बड़ा एलिमेंट वो है कि हम अपना एहसास खो चुके हैं, हम मॉरल वैल्यूज गवा चुके हैं। वो हर शख्स में शामिल है, वो पुलिस में जाके भर्ती हो जाए इसी माशरे का हिस्सा है, वो जाके FIA में भर्ती हो जाए तो इसी माशरे का हिस्सा है। वो चीज रही नहीं जहां इंसान को खुदा याद हो या उसको ये याद हो कि ये कोई वैल्यूज भी हैं जो हमें दीन ने सिखाई हैं, या कोई इंसानी जो अच्छी सोसाइटी है उसकी कुछ वैल्यूज हैं वो हमने अपने अंदर रखनी है। किस बेहयाई से और बेशर्मी से आप सोचिए कि जाके आप जुलूस निकाल के ताज पहना के किसी को सड़कों पे लेके फिर रहे होंगे। दुनिया क्या सोचेगी इस माशरे के बारे में? क्या हम दुनिया में इज्जत कमा सकते हैं इस तरह? लोगों को पता नहीं है कि क्या है ये। तो ये सबसे बड़ा जो दुख, जो नुकसान हुआ इस कौम का, वो है कि आपके अंदर से शर्म, हया, एहसास और वो जो वैल्यूज के लिए कदर होती है, ख्वाहिश, वो मार दी गई है। ये एक अब डेड वुड सी पड़ी नजर आती है जिसको आप जो मर्जी पूरा मुल्क खा जाएं तो आप कहें जी मेरे साथ दुश्मनी की जा रही है, ये मान लेंगे। ये जो चीज आ गई आपके अंदर, ये है जो आपको कभी भी इंसाफ के नजदीक नहीं आने देगी। इन्हीं में से लोग जाके जज बनेंगे, इन्हीं में से लोग जाके वकील होंगे, इन्हीं में से पुलिस में होंगे जो तफ्तीश करेंगे, और यही वो माशरा है जो आगे लेके बैक टू माय क्वेश्चन अगेन, मतलब मैं स्पेसिफिकली इस केस के हवाले से बात कर रही हूँ। इस केस में आप कह रहे हैं अब तक पंजाब पुलिस ने बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन अभी हमें नेक्स्ट भी आगे चलना है कि सिर्फ अभी एक बहुत कुछ करने को है। ये तो हाँ। जैसे अभी जुनैरा कह रही थी, ये हमें कैसे पता लगेगा कि वाकई ये मुजरिम है? ठीक है, ये तो बड़े बड़े देखे ना, अगर पुलिस के बयानात इस तरह लें तो ये तो जिसने कुछ नहीं किया उससे भी ये बयान निकलवा लेंगे इस तरह का। ये तो मुकदमा चले, बात सामने आए, चीजें खुलेंगी तो पता लगेगा। इनकी कारगुजारी का तो असल किस्सा जो है तो भी रहता है।
वो पोर्शन तो भी सामने आना है। मतलब अमूमी तासुर ये है कि अवाम पुलिस के डिपार्टमेंट पर उस तरह से यकीन और एतमाद नहीं रखते, इसलिए आपने भी एक क्वेश्चन उठाया और सुनहरा ने भी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये असल मुजरिम तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। एनबीसी ये केस जहां तक पहुंच चुका है, बताएगा पंजाब पुलिस की जो अब तक की कारकर्दगी रही है वो तसल्ली बख्श रही है? देखिए, पंजाब पुलिस को मैं आइसोलेट नहीं करूंगा, ये पूरे मुल्क की पुलिस की सूरत हाल है। कराची कह लें आप, चाबर कह लें आप, कोयटा कह लें आप, लाहौर कह लें, फिर इनके जो झेली शहर हैं वो कह लें, हर जगह पुलिस की सूरत हाल बहुत बेहुदा है। बड़ा कच्चे के इलाके में अगर आप चले जाएं तो वो डाकुओं से मिली हुई है, डाकू से लगान लेती है और डाकुओं को प्रोटेक्शन फराहम करती है। वहाँ पर डाकुओं को लाके औरतें लाकर अगवा करके देती है। पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, और कहीं हवा में बात नहीं कर रहा। और ये पूरे मुल्क के अंदर हो रहा है, कोई सस्ता नहीं है। लाहौर पुलिस ने क्या किया? लाहौर पुलिस ने ये किया कि एक ऐसा CCPO लिया है जिसका ना दिल है ना दिमाग है। दिल इसका इसलिए नहीं है कि उसकी बेटी के साथ ये वाक़या होता तो क्या वो ये कहता कि रात को बाहर क्यों निकली थी? अगर किसी IG मोटरवेज की बेटी का फ़ोन आता उसको कि पापा मेरे साथ ये हो रहा है, तो क्या वो कहता बेटा फला नंबर पे फ़ोन कर लो? तो ये बेहिसी के कहा गया था कि वक्त आएगा कि ज़िना आम होगा, लोग सड़कों पर औरतों की दरी कर रहे होंगे और हम चुप रहेंगे। हम चुप रहे, हमारे सामने का वाक़या है ये, पहला वाक़या। और पहला वाक़या भी नहीं है, ये तो कई वाक़े हो चुके हैं, मुस्तकिल हो रहे हैं। आप अगर वाक़यात को निकालना शुरू करें तो कराची क्यों बदला, इनको पता है नज़ीर लगारी को बुशरा ज़ैदी केस के बाद गुजरा, और वो महज एक हादसा था। एक लड़की को एक बस ने मार दिया था, कराची बदल गया, क्योंकि पल रहा था वो लावा पल रहा था, लावा पल रहा है। अगर पुलिस ने अपने आप को ठीक नहीं किया, अगर निज़ाम इंसाफ सही नहीं हुआ, कल जज को मारा, जज की टांगें तोड़ दी कल मार के एक MPA किसी और ने, ये तो बदमाशी की हालत है। अब जब ये सूरत हाल होगी और जब कानून लेने पर अमल करने वाले उसको अपने हाथ में लेंगे, डाकुओं के और मुजरिमों के साथी बन जाएंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, तो फिर यही होगा। निज़ाम 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 मैं कब से कह रहा हूँ, जनरल साहब भी कह रहे हैं, सब लगारी साहब भी कह चुके हैं, जुनैरा भी कह चुकी हैं, अजहर साहब भी कहते हैं, हम सब कहते हैं कि ये निज़ाम ख़राब हो गया है, इसके अंदर से बदबू आने लगी है, इसकी लाश पड़ी हुई है, इसकी लाश को दफन कर दें, एक सिस्टम बनाएं, नया सिस्टम बनाएं, नया निज़ाम लाएं। इसी मुर्दा कौम में से लोग पैदा होंगे जिंदा, जो इस निज़ाम को ठीक कर पाएंगे। बहुत लोग हैं हमारे पास, बहुत लोग हैं जो आपको आके ठीक है। चलिए, आपका पॉइंट भी आ गया कि आपसे पंजाब पुलिस को आइसोलेट नहीं करे, इसमें KP की पुलिस भी शामिल है, इसमें सिंध पुलिस भी शामिल है, इसमें बलोचिस्तान की पुलिस भी शामिल है। अतर साहब, ये जो अब तक की कारकर्दगी रही है पंजाब पुलिस जिस तरह से परफॉर्म किया है, तसल्ली बख्श है ये? नहीं, मैं तो इस कारकर्दगी को, आप कह रही हैं कारकर्दगी, मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है जो कुछ उन्होंने अभी तक किया है। देखिए, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि इस वाक़े पे फेडरल गवर्नमेंट को माफ़ी मांगनी चाहिए। आप मुझे बताएं कितने फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स जो हैं वो इस CCPO को डिफेंड कर रहे हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा? कोई भी, आप पूरी पंजाब गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन देख लें, वो किस तरह से आके डिफेंड कर रहे हैं। जनरल साहब ने, NBC ने बात की बेहिसी की, महंगाई की, बेरोज़गारी की। अयूब खान को हटाने में एक डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हुई थी शुगर की कीमत बढ़ने से। बेहिसी की बात जो जनरल साहब ने की, मैं थोड़ा से और आगे बढ़ता हूँ। अब मैं कहता हूँ यहाँ रोज़ ये चीज़ें हो रही होती हैं, अब ये कौम डेड कौम हो गई है, हम पे अब असर ही नहीं होता, हम आदी हो चुके हैं इन चीज़ों के। आप देखें, जिस आदमी को CCPO लगाया, जिन्होंने लगाया, वो इतना स्ट्रांग था कि उसने अपने IG का ट्रांसफ़र कर दिया। आप उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ें, उसमें ये है कि ये एक टेंटेड कैरेक्टर का आदमी है, ये हैरेसमेंट करता रहा, ये रिश्वत लेता रहा। इनकी इंक्वायरी की थी FIA ने अमेरिकन एम्बेसी के कहने पे। FIA के अफसर, वो एक रिटायर्ड आर्मी अफसर थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बताया जी ये इनकी रिपोर्ट है, ये इनके हालात हैं।
उन्होंने कहा इस आदमी को तो सर्विस में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और वही प्राइम मिनिस्टर ने इनकी समरी को ओके किया और इन्हें CCPO लगाया। अब क्या जो मौजूदा IG जो है इस CCPO का, वो इनके साथ काम सही कर सकेगा? वो तो डरेगा कि यार ये कल मेरा भी ट्रांसफ़र करा देगा। उसके अलावा जो है पुलिस सिस्टम पूरी, आप देखें जितने पुलिस का सिस्टम है इस पर डीमोरलाइज हुआ है कि हम काम कैसे करेंगे। तो हमें जो है ये देखना है कि ये इस पंजाब पुलिस को आप डे 1 से चीफ मिनिस्टर, IG और लॉ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने कहा हमने 7 दिन का नोटिस दिया है। भाई वो 8 TV स्टेशन पे जाके TV पे बयान दे रहे हैं कि ये औरत क्यों रात को निकली, इसकी गाड़ी में पेट्रोल क्यों था, ये फ्रांस का कल्चर नहीं है यहाँ पे। उसके बावजूद हर आदमी उसको सपोर्ट कर रहा है और मैं सुनहरा से एग्री करता हूँ। आज जब वो कोर्ट में आए थे और जिस अंदाज से आए थे, हंसता हुआ आ रहा है, और उसके साथ जो पीछे 8-10 लोग थे वो भी उसी तरह एंजॉय कर रहे थे कि आज हम शायद किसी मेले में जा रहे हैं। तो जब ये हालात होंगे तो आप इस सिस्टम को, इन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे कोई वो नहीं है। हाँ बिल्कुल जनरल साहब बात सही है, हमें अब बाहर निकलना चाहिए जब तक आवाम प्रेशर नहीं डालेगी। अब देखें, अभी मैंने कहा कि एक दिन में 10 हुए, कल यही 20 हो जाएगी, और यही लड़का जो मेन है वो अभी तो पकड़ा ही नहीं गया। जिसको पकड़ा था वो बेकसूर साबित हो गया। उसने ऑलरेडी 3 रेप केस किए हुए हैं और अभी 8-10 दिन पहले वो बाहर आया है। उसके बाद फिर वो ये सारे काम कर रहे हैं। तो वेयर इज़ दिस सिस्टम? ये किस तरह से सिस्टम काम कर रहा है? हमें जितनी भी मजम्मत करनी हो करें। इसमें नॉट ओनली द पंजाब गवर्नमेंट, वी शुड ऑल्सो ब्लेम द फेडरल गवर्नमेंट एंड द मिनिस्टर। अभी मुराद सईद की स्टेटमेंट की बात हुई कि वो इस तरह डिफेंड कर रहे हैं एक आदमी को। लखानी साहब, जिन CCPO की तैनाती पर अवाम और अपने ही पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर रहे हों, वो इस केस की निगरानी कर रहे हैं और उन्हीं का बयान इंतहाई तनकीद की ज़द में भी आया। तो जो अब तक की पेशरफ्त रही है केस को लेकर, आप उससे सेटिस्फाई हैं? लेकिन सेटिस्फाई होना मेरा मसला नहीं है। मसला तो उस फैमिली का, उस खातून का है कि वो सेटिस्फाई होती हैं। फिर पूरे मास्टर्स का है। इस वक्त के ये इशू जो है मास्टर्स के हाथ में जा चुका है और लोग जो हैं उस पर अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बहरहाल ये एक ऐसी बात है। लेकिन देखिए, पुलिस सिस्टम उस दिन नाकाम हो गया था पंजाब के अंदर मियाँ जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत में, जब उनके सबसे ज़्यादा फेवरेट पुलिस अफसर वहाँ से लाए थे, दुरानी खैबर पख्तूनख्वा से उठाकर पंजाब में लाए थे। पर जब वो नाकाम हुए या नाकाम कर दिए गए तो उसके बाद मुझे तो कभी आसरा नहीं रहा है कि पंजाब के अंदर पुलिस जो है इसका कोई किबला ठीक हो सकता है या इसका कोई तरीक़ाकार ठीक हो सकता है। ये कॉलोनियल माइंड सेट से बाहर आ सकती है। ये कॉलोनियल माइंड सेट की पुलिस है जिसका काम ये है कि जहाँ राज है वहाँ पर प्रजा की, वहाँ पर आवाम की, वहाँ पर लोगों की हजामत बनाई जाए, उन्हें जलील और रुसवा किया जाए और उनकी इज़्ज़त को पामाल कर दिया जाए, उनकी इज़्ज़त नफ्स को, उनकी शख्सियत को मस्त कर दिया जाए और बड़े लोगों की आबरू की हिफाजत की जाए या बड़े लोगों को और बड़ा बना दिया जाए। ये होता है जिसके पास ताकत है, जिसके पास इक़्तिदार है, जिसके पास मनसब है, जिसके पास मुहार है। हमारे यहाँ ऊँटों की जो लंबी कतार होती है उसकी जो मुहार खींच रहा होता है, हम समझते हैं कि सबसे ताकतवर आदमी है कि ये मुहार खींच कर आगे जा रहा है। अगर जिसके हाथ में मुहार है, अगर उसको कुछ नहीं होता है, अगर वो हर किस्म के एहसाब से मावरा है, अगर वो कानून के अमल से मावरा है। देखें, इस मुल्क के अंदर एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई बार सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड को एब्रोगेट किया गया, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड को उठाकर एक तरफ रख दिया गया। सुप्रीम ऑफ लॉ ऑफ द लैंड के बारे में कहा गया क्या है, ये 13 कागजों का टुकड़ा है, मैं जब चाहूँ फेंक दूँ। और ये कहा गया कि सियासतदान क्या है, कुत्ते की तरह मेरे पीछे दम हिलाते आएंगे, जब बुलाऊंगा सीटी बजाऊंगा वो भागते हुए आएंगे। जब कानून का और कानून साजों का या सियासतदानों का ये रोल होगा कि जब चाहें वो कोई उनको बुलाए और सीटी पर वो दम हिलाते हुए जाएं, तो आपके पास सोसाइटी के पास क्या रह जाता है। मैं ये कहता हूँ कि सोसाइटी के अंदर जो NGO सेक्टर आया है, जिस पर तनकीद होती रहती है, इसने भी एक स्पेस ले लिया है। सियासतदानों का स्पेस लिया, सियासतदानों ने अपना स्पेस छोड़ा
और पुलिस ने और इदारों ने अपना स्पेस लपेट के अपने पास रख लिया है। वो किसी को बात करने का अख्तियार देने को तैयार नहीं है, वो क्वेश्चन सुनने को तैयार नहीं है, वो जवाब क्या देंगे, वो सवाल सुनने को तैयार नहीं है, वो सवाल उठाए जाने के खिलाफ हैं। वो जब सवाल उठाया जाता है तो मालूम हुआ बंदा ही उठा लिया गया। तो जब ये सूरत हाल होती है तो आप समझते हैं कि उस मुल्क के अंदर कोई कानून होगा, कानून की अमलदारी होगी। कितने लोग हैं इस मुल्क के अंदर जो आपको पता है भाई एक कानूनी तरीकाकार है ना, मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम है, जनाब नासिर बेग तुत्तई साहब पर, जनरल अमजद शोएल साहब पर कोई इल्ज़ाम है, तो आप एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत आप उनको अरेस्ट करें और बाकायदा कोर्ट की परमिशन से लाएं और फिर उठाकर जनाब जो भी तफ्तीश करनी है आपको तफ्तीश करें। ये क्या है कि बंदे ही गायब कर दिए जाए, यहाँ तक ये होता है और हम पूछते रहते हैं कि भाई फलां था, क्या हो गया, कैसे हो गया। जहाँ इस तरह से चल रहा हो तो फिर आप कानून की अमलदारी नहीं कायम कर सकते हैं। ये आप सोचें कि यार ये पुलिस करेगी, और पंजाब पुलिस की ट्रेडिशन का पता है आपको, पंजाब पुलिस की रिवायात को आपको पता है, पिछली 1.5 सदी की इसकी रिवायात ये हैं कि रुथलेसली ये बिहेव करती है और किसी की भी इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं करती है। बस ठीक है, एक मियाँ वाली के नवाब अब्कालाबाग थे, उन्होंने अपने पास रख लिया था अपना हलाकू खान को, और हलाकू खान के जरिए वो इक़्तिदार चलाते थे। और इन्होंने, ये भी मियाँ वाली के वज़ीर आज़म हैं, इन्होंने भी अपने पास एक हलाकू खान रहीम यार खान से बुला लिया है उमर शेख, और उसके यहाँ पे का पॉइंट मियाँ वाली के वज़ीर आज़म ना रहे बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म खुद को साबित करें, जैसे कि जुनैरा ने भी उन पर पहले तनकीद की। जुनैरा, माना कि हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं वो इत्तफाक करते हैं एक ही बात पर कि कारकर्दगी वैसी नहीं है जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट की होनी चाहिए पंजाब पुलिस से रिलेटेड, लेकिन बीइंग अ वुमेन एक जो जेंडर सेंटिमेंट्स हैं वो थोड़े से ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। आपको ये कारकर्दगी कैसी लगी है? आप समझती हैं तसल्ली बख्श है? मैं तो आई एम रियली शॉर्ट ऑफ वर्ड्स बिकॉज हमारे मुल्क में कुछ टॉपिक्स पे और कुछ मामले ऐसे हैं जिन पे आप खुल के बात करें तो उल्टा आपके ऊपर ही तनकीद शुरू हो जाती है। मुझे ये बताइए, उस औरत के साथ तो जो हुआ सो हुआ, उसके बच्चों का क्या कसूर था जो उसके साथ थे उस वक्त? सिर्फ बाकी सारी बातें छोड़ दें, आप इस एक वाक़े को पकड़ें और मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट CPEC पे गुफ्तगू थी या अपोजिशन लीडर की तनकीद थी इस पे पोलिटिसाइज करने वाली, या मुराद सईद का डिनाइल था? इस वक्त इम्पॉर्टेंट बात क्या थी? इसका नोटिस लेना, 24 घंटे में जियो फेंसिंग करें, जो मर्जी करें, सही बुनियादों पे लोगों को सामने लाएं और उनको कड़ी से कड़ी सजा दें, तब ये जस्टिफाई होता है। वो 2 बच्चे जिस ट्रॉमा में सारी उम्र रहेंगे, आगे लिनिएज चलती है, ट्रॉमा जनरेशन टू जनरेशन मुंतकिल होता है, ये ख़त्म नहीं होता। आपके अंदर ऐसी टेंडेंसीज आ जाती हैं, हो सकता है उन 2 बच्चों में से ही कोई क्रिमिनल्स के रास्ते पे चल पड़े रिवेंज के लिए या इस सारी बुराई को देखने के बाद। तो एक पूरा सिस्टम ऑफ डिस्टॉर्शन आप क्रिएट किए जा रहे हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट CPEC। आपका कोई ज़मीर है? मैं तो आज हैरान हो गई हूँ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ स्टेटमेंट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। बुज़दार साहब से कुछ पूछो तो वो कहते हैं अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह तो कहता है कि आप पहले अपने ऊंट को बांधें और फिर मेरे पे छोड़ें उसको। अगर वो इधर उधर चला जाएगा तो पहले आपने क्या इंतज़ाम किया है उसको महफूज रखने के लिए? सऊदी अरेबिया की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। मैं कोई आई एम नॉट अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ देयर गवर्नमेंट स्टाइल, लेकिन वो बीहेडिंग करते हैं। पूरी दुनिया में कोई बोलता है वो अपने निज़ाम को चला रहे हैं। उन्होंने कहा है हम सर तन से जुदा करेंगे, हमारा लॉ हमें परमिट करता है, कोई उन्हें क्वेश्चन नहीं करता। हम आज तक आइडियोलॉजीज़ के नाम पे लोगों को ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, लोगों को यूज़ भी कर रहे हैं, फॉल्ट लाइंस को मज़ीद डीप किए जा रहे हैं, लेकिन सज़ा और जज़ा का वो सिस्टम जो कुरान बताता है उस पर बात करते हुए हमारी जान जाती है, क्योंकि वेस्ट उसके ख़िलाफ़ है। आपने अपनी वैल्यूज़ खुद डिटर्मिन करनी है। आप पहले क्लियर हो जाएं, आप मुसलमान हैं कि नहीं है, आपको मुसलमान माशरा चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो फिर बहुत सारी छूटें आपको देनी पड़ेंगी, फिर बहुत कुछ चेंज होगा, फिर उस पर कोई उठ के कल को मदनी रियासत का नारा ना लगाए। सही नाज़रीन, मुख्तसर ये कि पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस की जो कारकर्दगी रही है वो बेहतर नहीं है। CCPO की जो नसीहत है ना, मैंने कहा CCPO ने फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी जनरल साहब, CCPO ने जो मशवरा दिया था वो मेरा ख्याल है सिर्फ अमेरिकन एम्बेसी ने उस पर अमल शुरू किया है। उन्होंने बता दिया है अपनी खवातीन को कि आप रात देर से ना बाहर निकलें, अपने जेवरात ना पहन के जाएं,
और फला सेक्टर जो है वो ज़रा गैर महफूज है, उसमें आप देर तक ना रहें। तो मेरा ख्याल है सीसीपीओ और अमेरिकन एम्बेसी की कोई लिंकेज मुझे नजर आ रही है, बाकी तो किसी का नहीं कुछ। एनबीसी सबसे अफसोसनाक बात यह है कि सेफेस्ट सिटी हम कहते थे इस्लामाबाद को, और जनरल साहब ने बता दिया आपको, अब वो अनसेफ सिटी हो गया है। और जब कोई गैर मुल्की एम्बेसी अमेरिका टाइप की बाकायदा एडवाइजरी जारी करे अपने सिटीजन्स को कि कीमती अशिया पहन के ना जाएं, जिवर पहन के ना जाएं, एटीएम पे होशियार रहें, सड़कों पे ना घूमें, घरों के अंदर बंद हो जाएं, तो इसका मतलब है हमारी हुकूमत सिरे से नाकाम हो चुकी है। हाँ, पुलिस नहीं, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। दूसरी बात, जुनैरा ने एक बहुत ज़बरदस्त बात की, सर कलम करने वाली। मैं रहा हूँ वहाँ पर और मुझसे बहुत लोगों ने कहा तमाशा देखते हैं, मैं नहीं गया कभी, उस चौक पे नहीं गया जहाँ सर कलम होता था। मैं और मुल्कों में रहा हूँ, कहीं और ये सज़ा नहीं है। और सऊदी अरब भी सज़ा बंद कर चुका है, सर कलम करने की और कोड़े मारने की, दुर्रे मारने की, सरेआम। और सरेआम नहीं, मगर सज़ाए मौत ही सस्पेंड कर चुका है वो। ज़ाहिर है वो वही प्रेशर है जो आप बता रही थी कि मगरिब का प्रेशर होता है, ह्यूमन राइट्स का प्रेशर होता है। तो मोहम्मद बिन सलमान ने, वली ने, ये आके बंद कर दिया है, ऐलान मिलान नहीं किया, लेकिन अब उस चौक पे सर नहीं करते। ये बता दूं मैं आपको। तीसरी बात ये कि हमें वाकई सोचना होगा हम किधर जा रहे हैं। आई एम सॉरी, आई हैव टू मेक अ पॉइंट हियर ज़रियाब। जी जुनैरा, देखिए, सऊदी अरब की मिसाल देने का एक मकसद ये था कि एक मुसलमान ममलिकत है और अपनी मर्ज़ी से ऑपरेट करती है, और आप उनको, अरबियों को जहाँ भी देखेंगे वो पहचाने जाएंगे। उनकी एक आइडेंटिटी है, उनके लिबास में, उनके स्टाइल में। हमारी क्या आइडेंटिटी है ये बता दें मुझे। हम मुसलमान कहते हैं, हम जाके बाहर जो कुछ करते हैं, यहाँ सब कुछ हो रहा है, उसको कवर अप जिस तरह हम लोग करते हैं, बात ना करें। एज लॉन्ग एज यू आर क्वाइट अबाउट इट, एवरीथिंग इज़ फाइन। जो खबर बाहर निकल जाती है बस वही जुर्म होता है। हकीकत इतनी है सिर्फ। सो इस सेगमेंट कंक्लूड करती हूँ। अभी हमने दीगर टॉपिक पे भी बात करनी है। 10 सितंबर को ये अंदोनाक वाकया होता है, 14 सितंबर के शब बहस कर रहे हैं कि मुसलमान अभी तक कानून की गिरफ्तार मुतासरा खातून से लेकर हम हो, हमारे पैनलिस्ट हो या पाकिस्तान की पूरी अवाम हो, सभी के जख्म अभी ताज़ा हैं और ये उस वक्त तक नहीं भरेंगे जब तक कि मुजरिमान कैफरे किरदार तक नहीं पहुंच जाते। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, मुल्क भर में 7 माह के बाद कल से तमाम सरकारी और निजी जो तालीमी इदारे हैं वो खुलने जा रहे हैं और सिलसिले में मरहलावार स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन जिस तरह से काबू पाया जा रहा था कि बच्चे और बड़े जो हैं, मतलब जो स्कूल जाने वाले, कॉलेजेस जाने वाले तलबा हैं, वो ज़रा घरों तक महदूद रहे ताकि इस वायरस पर काबू पाया जा सके। अब क्या हम कह सकते हैं कि तालीमी इदारे खुलने के बाद कोरोना वायरस कंट्रोल में ही रहने की तवक्को की जा सकती है? एनबीसी, आपको लगता है कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ेंगे नहीं? क्योंकि अगर हम बाकी पब्लिक मकामात के हवाले से बात करें तो वहां पर भी हमने एसओपीज की खिलाफ वर्जी होती देखी है। आपका ओपिनियन विद इन 50 सेकेंड्स प्लीज। देखिए, ऐसे ममालिक जिन्होंने स्कूल्स खोल दिए थे वो दोबारा बंद कर रहे हैं क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है उनके यहाँ। सिंध गवर्नमेंट ने दरख्वास्त की है कमीशन से अपने कि वो प्राइमरी स्कूल ना खोले, फिलहाल सितंबर के बाद भी प्राइमरी स्कूल ना खोले क्योंकि ख़तरा है। और ख़तरा ये कि अगर आप चार्ट देखें कोरोना का तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, बतदरीज ऊपर जा रहा है। मरने वालों की तादाद कम है लेकिन बीमार ज़्यादा होने लगे। तो ख़तरा तो हर वक्त मौजूद है। ख़तरा तो उस वक्त तक मौजूद है जब तक आप कोरोना की वैक्सीन तैयार न करें और लोगों को वैक्सीनेट ना करते हैं। 22 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट करना है आपको, कहाँ से आएगी वो दवा आपके पास? कौन देगा आपको? मुफ्त में कोई देगा नहीं, जाहिर सी बात है। हो सकता है कुछ हो जाए लेकिन ख़तरा मौजूद रहेगा और ख़ास तौर से छोटे बच्चों के लिए जिनका ताल्लुक प्राइमरी स्कूल से। ठीक है, ख़तरा मौजूद रहेगा, लिहाजा तवक्को इस सिलसिले में नहीं रखी जा सकती। अतर साहब जी, मैं सबसे सॉरी, अगर इजाज़त दें, एक जुमला जो आपने पिछला वो किया था जी सर, कि हमारे ज़ख्म जो हैं अभी ताज़ा हैं इस वक्त, लेकिन उस खातून और उसके बच्चों के बारे में सोचो जिनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ी जल्दी करती है
क्योंकि स्कूल के बच्चों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको SOPs फॉलो नहीं करा सकते इस कराची शहर में, एक्सेप्ट 3 और 4 प्राइवेट स्कूल्स। बाकी जितने स्कूल हैं आप देखें जो वैन में, गाड़ियों में, बसों में आते हैं बच्चे, वहाँ SOPs कंट्रोल हो ही नहीं सकते। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ इन्हें पहले बच्चों से शुरू करने से पहले सीनियर क्लासेस आहिस्ता आहिस्ता शुरू करनी थी, उसके बाद वापस आते। क्योंकि कल मैं लंदन में मेरी बात हो रही थी, वहाँ बोल्टन और उस मैनचेस्टर के आसपास केसेस डबल होते जा रहे हैं। इंडिया का यही हाल है, तो हमें अगर थोड़ी एहतियात करें, इसमें भी जल्दी ना करें जैसे कुछ फैसलों में गवर्नमेंट ये जल्दी करती है। पहले आप कॉलेजेस पे आएँ, यूनिवर्सिटीज़ पे आएँ, फिर बच्चों के ऊपर आएँ, क्योंकि बच्चों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, ठीक है। जनरल साहब, देखिए ये बच्चों के जो प्राइमरी स्कूल है इनका तो गालबन वो कह रहे हैं कि 30 सितंबर से खोलेंगे, और जो बड़े बच्चों वाले हैं हाई स्कूल और कॉलेज वगैरह वो मेरा ख्याल है इन्होंने भी खोले हैं। लेकिन बात वही है कि ये बसों में इन्होंने सफ़र करना है, आप इन पे लागू नहीं कर सकेंगे। ये वैन्स में बैठ के आते हैं या वहाँ बगैर जमा हो जाते हैं स्कूलों में, तो आप क्या करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि अभी तक चूंकि ये कोरोना का खतरा मौजूद है, कुछ अर्सा और अगर इसी तरह चल जाता है 1 आध महीना, तो हमें वाज़े हो जाते, पता लग जाता कि इसका ट्रेंड क्या है और उसके मुताबिक फिर आप खोल लेते। कुछ लगता यही है कि दी गई है इसमें उजलत दिखाई गई। लगारी साहब, मैं मुख्तसरन आज का एक वाक़या बताता हूँ। नॉर्थ नाज़ाबाद में ज़ियाउद्दीन अस्पताल के पीछे चिल्ड्रन एजुकेशन सेंटर एक जगह है, यहाँ पर तकरीबन 400-500 से ज़ायद असातिज़ा को बुलाकर उनका कोरोना टेस्ट लिया गया। यानी आज की बात कर रहा हूँ, आज लिया गया, और उनमें से 60-70 बल्कि इससे भी ज़्यादा ऐसे थे जो खांस रहे थे, जिन्हें बुखार था और जिन्हें जो है वो अलामात मौजूद थी जो कोरोना की अलामात होती हैं, और इनकी रिपोर्ट मिलेगी 3 दिन के बाद। लेकिन इनसे ये कहा गया है कि आप कल से स्कूल आना शुरू कर दें। इसका मतलब है कि अगर किसी को कोरोना है तो कोरोना समेत स्कूल आ जाए, आगे अल्लाह मालूम। मैंने प्राइमरी स्कूल बंद करने को कहा है मैंने। जी सुनेरा, जैसे सारे कह रहे हैं थोड़ा सा हेस्टी डिसीजन है। जो लंदन की बात कर रहे थे अभी, तो वहाँ तो स्कूल और कॉलेजेस दोबारा बंद हो गए हैं और उन्होंने लेजिस्लेशन की तरफ जाना शुरू कर दिया है, विच मीन्स के दे आर गोइंग टू मेक इट वेरी सीरियस कि अगर 6 से ज़्यादा लोग एक जगह उन्हें नज़र आए तो वो उनको जाके फ़ाइन करेंगे। 10,000 पाउंड तक का भी फ़ाइन वो कह रहे हैं हम करेंगे होटल्स को और उन सबको। उनकी इकॉनमी क्रैश कर रही है, आप अंदाज़ा करें, बट दे आर नॉट टेकिंग चांस विद द हेल्थ। तो यहाँ तो फिर बच्चों का मामला है। ठीक है, मुख्तसर ये कि एहतियात का दामन छोड़ना नहीं है, फिर चाहे वो स्कूल इंतजामिया हो, वालदैन हो या फिर खुसूसन आप बच्चे उसमें शामिल हो। इसी के साथ ही नाज़रीन मुझे अल्लाह हाफिज़।